संविधान के विरोध में ब्राह्मण ही काम कर रहे हैं। और आज जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लोकशाही स्थापन की, जी लोकशाही 4 स्तंभ पर आधारित है: संसद, राज्यपाल, कार्यकाल, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो आज हम देखते हैं कि उस चारों ही स्तंभ पर लोकशाही पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। देश के 1950 से देश को संविधान लागू हुआ है और संविधान के माध्यम से हमारे लोगों को जो हक और अधिकार मिले हैं, वो हक और अधिकारों का हनन इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था कर रही है। मणिपुर का जो उदाहरण है, महिलाओं को नंगा नचाया गया है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? उनका एक मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग, उसमें वो लोग बोलते हैं कि ना हम 2000 साल पहले वाला भारत लेके आएंगे। इसका मतलब क्या? दलितों के गले में हांडी, पिछवाड़े पे झाड़ू। ये जब तक सिख लोग रहेंगे तब तक ऐसा देश नहीं आने देंगे। देश में जो डबल इंजन की सरकार है, वो संविधान लोकतंत्र को नहीं मानने को तैयार है। उसके विपरीत वो स्वयं काम कर रही है। पूरे देश में कहा जाए तो पूरे विश्व में इन्होंने एक इतिहास कायम किया। विपक्ष के 1 साल 140 सांसदों को निकाल कर इन्होंने संसद का अपमान नहीं, संविधान का अपमान किया, देश का अपमान किया। देश के जो है करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। ये यूएम का जो मुद्दा जो चल रहा है देश भर में, तो जब तक ये यूएम जो है तो जैसा कि हटता नहीं, जब तक बैलेट पेपर से जो चुनाव नहीं होते, जब तक ये जो है तो जैसा कि ये ऐसा होते रहेगा। इसने छोटे से बात के लिए इतना पनिशमेंट नहीं रहता ना, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि है ना, सांसद है वो। और ये सब कौन है? ये SC ST OBC से तो हमारे लोग हैं। राजकारण में जो जा रहे हैं, कोई भी पार्टी से हो, वो तो SC ST OBC के सांसद है। और वो SC ST OBC तो बहुमत में है ना, 85% हम बोलते हैं उसको। तो 85% लोगों को यानी जैसे जनता का समर्थन रहने के बावजूद भी अगर संसद से अलग निकाला जाता है, इसका मतलब वो स्ट्रेटेजिकल दावपेच का कार्यक्रम है। वो हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान में स्थिति को लेकर के इनके क्या विचार है। और कल जो 25 दिसंबर, जहां पर इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला करके एक नई क्रांति की शुरुआत की, तो उसके संदर्भ में भी इनसे बात करेंगे। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मनुस्मृति के दौर का भारत और आज का भारत, मतलब संविधानिक भारत, क्या फ़र्क महसूस करती है दोनों में? बहुत फर्क है। मनुस्मृति के ज़माने में मनुस्मृति के कानून या उन मनुस्मृति संविधान के तहत ये कहा गया था कि शूद्र ढोर पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। और उस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को बहुत ही दास्ता थी। देवीदासी प्रथा, सती प्रथा और मतलब बाल विवाह, और बाल विवाह में अगर वो विधवा होती है तो उसकी चाटी करके उसको अलग सभी अधिकारों से वंचित रखना, ये सब वो उस मनुस्मृति के तहत उस वक्त के कार्यकाल में महिलाओं की इस तरह की दास्ता थी। मगर आज वर्तमान परिस्थिति इस महिलाओं की आज़ादी के लिए सबसे पहले तो भगवान तथागत बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को पुरुष के बराबरी का हक अधिकार दिलाया था अपनी संविधान, उनके संविधान में, तथागत के। फिर बाकी के उनकी विचारधारा को लेकर जो महापुरुष हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके काल में महिलाओं का बहुत बड़ा आदर होता था, नहीं क्या? उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में राजश्री शाहू महाराज ने तो अधिकार ही दिया है उनके मतलब उनके कोल्हापुर संस्थान है ना। और फिर उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले ने, उसके पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने तो स्त्री मुक्ति का आंदोलन महिलाओं के लिए, और वो महिलाएं जो अछूत थी, तो उन महिलाओं को पढ़ाई के दरवाजे खोल दिए। तो आज हम इस तरह से बोल पा रही है। हम सावित्री की, रमाई की माई बच्चियाँ है, तो हम इस ताकत से बोल रही है आज। और फिर उस पर भी सबसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें महिलाओं को बहुत सारी, मतलब एक स्पेशल हिंदू कोड भी लिए हमारे अधिकार और मुक्ति का उन्होंने तरतूत करके दिए हैं उस संविधान में। तो ये फ़र्क है हमारे आज के। मगर आज वर्तमान परिस्थिति में भी हम ये कह रहे हैं कि आज भी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उस ब्राह्मणवादी, उस सवर्ण लोगों के, ब्राह्मण ही बोलेंगे, हम बोलेंगे सब ब्राह्मण का ही संविधान चला था उस वक्त भी, और आज भी भारत पर संविधान के विरोध में ब्राह्मण ही काम कर रहे हैं। और आज जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लोकशाही
स्थापन की। जी लोकशाही 4 स्तंभ पर आधारित है, संसद, राज्यपाल, कार्यकाल, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो आज हम देखते हैं कि उस चारों ही स्तंभ पर, लोकशाही पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है और ये बहुजन समाज अभी भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, दिन ब दिन हो रहा है आज। और आज हमारी महिलाएं असुरक्षित है, आज भी महिलाएं असुरक्षित। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी जी, इनडायरेक्टली मनुस्मृति का कानून इस देश में चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अगर ये इनडायरेक्ट ये मनुस्मृति का संविधान अगर दिख रहा है हमें रोजाना, बहुजन समाज की स्त्रियों पर, बच्चियों पर सामूहिक बलात्कार और अन्याय हो रहा है, तो आज मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत के सभी बहुजन महिलाओं को ये आह्वान करती हूँ कि आज हमें सभी महिलाओं को एकत्रित होकर इसके लिए बड़ी ताकत के साथ लड़ना होगा। और आज बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा यही विकल्प है। आज जो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, ये एक ही विकल्प है कि आज हमारे बहुजन समाज को और महिलाओं को ये मुक्ति दिला सकते हैं। और हम सब महिलाएं डटकर आने वाले दिनों में सामना करेंगे। आने वाले जन आंदोलन में हमारी महिलाएं अग्रसर रहेगी। कि हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बाजू में रख के ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं और मनुस्मृति के हिसाब से ये अपना कायदा चला रहे हैं। तो ये जो मनुस्मृति है ये आधुनिक ईवीएम मशीन है। ये ईवीएम मशीन से ये चुन के आते हैं और हमारे लोगों को, हमारे समाज को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। इनका मकसद है कि हम यहाँ पे राज करें और ये राज हम इनका होने नहीं देंगे। अभी आने वाले 24 को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम ईवीएम मशीन को अभी 31 जनवरी जो आ रही है, उस जनवरी को हम दिल्ली में मोर्चा लेके जाने वाले हैं और वहाँ पे चुनाव आयोग का घेराव करके हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। वो सवाल जवाब उसने ठीक तरह से दिया तो ठीक, नहीं और वो बोला कि मैं बैलेट पेपर नहीं लगा सकता और ईवीएम से ही हो जाएगा, तो 24 में हम पूरी ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए बहुत सारे हजारों में लोग बाहर आ जाएंगे तोड़ने के लिए। ये मैं चैलेंज करती हूँ कि हमारा समाज सोया नहीं है, जागा है, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम ये देते हैं, महिलाओं को ये सुविधा दिए हैं और पुरुषों को ये सुविधा दिए हैं, अनाथ लोगों को ये सुविधा दिए हैं, प्रौढ़ लोगों को ये कुछ भी दिया नहीं है। जो दे रहे हैं वो पूरा भूल भुलैया है। किसी के पास ना 15 लाख गए हैं और किसी के पास नहीं 2 लाख गए हैं। ये सब बताने का तरीका इनका ऐसा हो रहा है कि इनको लग रहा है कि नहीं भाई, हम ऐसा बता देंगे तो समाज हमारे पीछे आ जाएगा। अभी ये खेल इनका ख़त्म होने वाला है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बस इतना ही बोल के मैं देश के 1950 से इस देश को संविधान लागू हुआ है और संविधान के माध्यम से हमारे लोगों को जो हक और अधिकार मिले हैं, वो हक और अधिकारों का हनन इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था कर रही है। बाबा साहब कहते थे कि एक साथ 2 तंत्र नहीं चल सकते। भारत के अंदर में एक साथ 2 तंत्र चल रहे हैं, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र। तो एक तो ब्राह्मण तंत्र रहेगा, एक तो लोकतंत्र रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर में लोकशाही है, तो लोकशाही के तहत लोकतंत्र चलना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से भारत के अंदर में संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और ये सारी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है। हम देखते हैं कि हमारे महिलाओं के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिलहाल अभी का जो वर्तमान काल का जो मणिपुर का जो उदाहरण है, महिलाओं को नंगा नचाया गया है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को स्त्री शूद्रा शिक्षा न देता, मने शूद्रा और स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए, ये इनकी मनुस्मृति कहती है। और फिलहाल अभी उन्होंने उनकी मनुस्मृति लिख के तैयार हो गई है और नई संसद में जो प्रवेश हुआ है वो संसद में नई मनुस्मृति लेके चले गए हैं। तो देश के अंदर में कायदा कानून और सुव्यवस्था है नहीं है। यदि मनुस्मृति का राज है, मनुस्मृति का राज है
वो ऐसा हमको दिखता नहीं है, लेकिन मनुस्मृति का राज है। इसलिए मनुस्मृति का राज है कि भारत के अंदर में जो ब्राह्मणी तंत्र है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, संविधान हमको अधिकार देता है। और मनुस्मृति के माध्यम से इन लोग भारत के जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें योजना भोगी बना रहे हैं, योजना देके हमारे अधिकार छीन रहे हैं। तो योजना तो ये तो साल 2 साल की रहेंगी, लेकिन संविधान ने हमें जो प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे सर्विस का प्रतिनिधित्व हो, रोजगार का हो, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संविधान के माध्यम से हमें संविधान के आर्टिकल 13 से आर्टिकल 51 तक जो हमें अधिकार मिले, जिन्हें हम मूलभूत अधिकार बोलते हैं, इन मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। शिक्षा की जो नई नीति इन्होंने जो 2020 लगाई है, जो नई नीति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से इन्होंने लाए हैं, ये शिक्षा की नई नीति क्या है? स्त्री शूद्रा शिक्षा न दियतम, यानी स्त्री और शूद्रा को जो मनुस्मृति कहती थी कि स्त्री और शूद्रा को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, तो अभी कड़त नकड़त ये देश के अंदर में वही फार्मूला ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति बना के शिक्षा से वंचित करने का, इस देश के जनता को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यदि ये देश के अंदर में कोई भी देश हो, जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है वो देश प्रगति पर जाता है। भारत के अंदर की जो शिक्षा है, इन्होंने अभी तो शिक्षा मिली थी 1950 के बाद से, तो लोग ये जो थोड़ा बहुत समझदार हो रहे थे, समझदारी नहीं क्या समझदारी आ रही थी, है ना, तो ये खत्म होने के चांसेस है। हमारे चांसेस नहीं, पूरी तरह खत्म, प्राइवेटीकरण से खत्म कर दिया है। तो इस बात के लिए ये सारा जो जन समुदाय है यहाँ पे जो उभरा है, ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़े। और ये वो जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये एक समाज का है, एक जाति का संगठन है, ये एक जाति का संगठन नहीं है। बामसेप में आज तक अभी तक 4200 जातियां यहाँ पे जुड़ी हुई है, और 4200 जातियां यानी सारा मूल निवासी समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारा 85-90% अभी तो हमारे साथ में राजपूत लोग आ गए हैं, तो हम 90% हो गए। तो ये 90% भारत हमारा है। यदि ये 90% भारत हमारा है तो लड़ाई भी हमारी है, और हम संवैधानिक रीति से लड़ना चाहते हैं। हमारी शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई। हम विचारों से लड़ेंगे और हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे और हम अपना संविधान बचाएंगे। बामसेप का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है, और इस अधिवेशन की तैयारी आप देख सकते हैं किस तरीके का पंडाल है और किस तरीके से यहाँ पर इसकी व्यवस्था कराई गई है। एक तरफ यहाँ पर यह सबसे बड़ा सभा मंडप है, और जिसको लेकर के यहाँ पर सभी डेलीगेट्स आ रहे हैं, और तमाम तरीके से स्टेज पर बैठने की व्यवस्था है, और सभी जो डेलीगेट्स है जो यहाँ पर बैठेंगे उनकी पूरी तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ में कुछ साथी हैं, इनसे जानेंगे कि इस व्यवस्था के दौरान इनकी क्या क्या तकलीफें इनको उठानी पड़ी, और तमाम चीजें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके लिए आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? जब 1 महीने से तैयारी चल रही थी। ये करीबन ये 70 एकड़ के एरिया में इसका बसेरा बसने वाला है, और 2 दिन का बामसेप का नेशनल कन्वेंशन था, और तीसरे दिन से यानी 26, 27, 28 से भारत मुक्ति मोर्चा का ये नेशनल कन्वेंशन है। ये 40वां कन्वेंशन है, और बहुत बड़े पैमाने पे 2 लाख के ऊपर में एक लोग यहाँ पे आए हो चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, और वहाँ से जो सवेरे परेड वगैरह होके यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन के जो स्टेट के अधिकारी है यहाँ पे अध्यक्षता निभाते हैं, और बड़े पैमानों के बच्चे के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करे वाली है, स्टॉल के लगाए वाले यहाँ पे, और यहाँ पे कैडर बेस्ड लोग जो है तो यहाँ पे एक देख रेख करते हैं, जैसे खाना खाने की व्यवस्था करे वाली है, पेंडॉल अलग से लगा है, लेटरिन के लिए पीछे के साइड में व्यवस्था करे वाली है, और इधर में जो है रेसिडेंशियल है, तो हर स्टेट का अलग अलग यहाँ पे व्यवस्था करे वाली है। मैं आपको ये एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में इतने बड़े प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंस भी उतने तरीके का होना चाहिए, और पैसे की भी व्यवस्था उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो इसके लिए जनता से समर्थन बहुत बड़े पैमाने से उपलब्ध है, और जनता में से जो लोग रोज मजदूरी करते हैं उनका भी इसमें डेलीगेट के तौर पर यह है समावेश है। और रोज मजदूरी करने से तो बिजनेसमैन तक यहाँ पे डोनेट देते हैं लोग, रोज मजदूरी करने वाले जैसे व्यापारी लोग हैं वो तो यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। मतलब अगर कार्यकर्ताओं के पैसों से ये कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा बोला जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल, समाज के पैसे से ही ये कार्यक्रम चलता है, और ना कि अदर कोई हम
बिजनेसमैन से या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेटेड है। मतलब कोई पॉलिटिकल social- पार्टी से किसी तरीके की मदद नहीं ली जा रही है, नहीं, बिल्कुल सिर्फ नहीं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह कार्यक्रम जो है बिल्कुल इसका बिल्कुल। आम अरेंजमेंट जनता से यहाँ पे निधि इकट्ठा करा जाता है और यहाँ पे कन्वेंशन करा जाता है। मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, 140 सांसदों को संसद से बाहर बिठा दिया गया, उसके बाद में जो 3 कानून जो है उन्होंने पास करवा दिए, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को खतरा नहीं, आप क्या मानेंगे? बिल्कुल खतरा तो और भी उससे भी पहले ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये टाइम में खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि सांसद को बाहर करने के बाद में ही उन्होंने कानून का पास करे ना। कानून पास करने के लिए मेरे ख्याल से हम ऐसे मानते हैं कि स्ट्रेटेजिकल उनको संसद के बाहर करे मतलब वाला ये है, पूरी और तरीके कानून से पास करे वाला है। प्लानिंग के तौर पर वो किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्लान के तौर पर करे वाला है। अगर ऐसा ना होता तो इतने छोटे से बात के लिए इतना पनिशमेंट नहीं रहता ना, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि है ना, सांसद है वो। और ये सब कौन है? ये SC ST OBC से तो हमारे लोग हैं। राजकारण में जो जा रहे हैं, कोई भी पार्टिकल से हो, वो तो SC ST OBC के सांसद है। और वो SC ST OBC तो बहुमत में है ना, 85% हम बोलते हैं उसको। तो 85% लोगों को यानी जैसे जनता का समर्थन रहने के बावजूद भी अगर संसद से अलग निकाला जाता है, इसका मतलब वो स्ट्रेटेजिकल दावपेच का कार्यक्रम है वो। जैसे अभी वर्तमान में 40 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद में देश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुकी है। मतलब जिस संसद में जहाँ पर लोगों के सवालों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पर सांसदों को ही संसद के बाहर बिठाया जा रहा है और अन्याय वाले जो कानून जो है वो पास किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम वरिंगा राम, मैं जालोर राजस्थान से आया हूँ जी। अभी आपने कहा है 40 सांसदों को निलंबित किया है, 140 141 सांसदों को निलंबित किया है। और मोदी जी जो अभी इस समय जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और वो भी मतलब RSS के द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री है, रियल प्रधानमंत्री तो है नहीं। अब उन लोगों ने मतलब क्या है कि ये जो सत्र है, ये सत्र अंतिम सत्र था और 2024 में इलेक्शन है। तो 2024 के अंदर जो वामसेप ने जो ये मुद्दे उठा रखे हैं EVM का, विशेष रूप से EVM के बरखिलाफ में, उनको ये पक्का मालूम है कि खुदा न खास्ता अगर मान लो मतलब नहीं हो इलेक्शन EVM से, तो ये जीतना है नहीं, इनकी ऑल इंडिया के अंदर एक भी सीट आनी नहीं है। तो उस भय से, उस भयभीत से, उस डर से मतलब भयभीत होकर के इन्होंने अलूल जलूल में 141 सांसदों को, यानी कि मतलब विपक्ष में 141 सांसद है, क्यों 303 सांसद तो इनके पक्ष के पार्टी BJP के हैं। तो शेष बचे हुए को उनको निकाल करके इनको जो कुछ भी करना था, उनको मालूम है जो कुछ भी करना है इसी सत्र में करना है, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मोदी जी मुख्य रूप से इतने भयभीत, इतने ग्रसित है, इस मतलब डर है कि उनको ये मालूम है कि ये इस आड़ में सांसदों को निलंबित करके और इस आड़ में ये यकेल प्रकरण इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1975 में भयभीत होकर के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लागू की, उसी स्टेप से, उसी पद चिन्हों पे चलते हुए मोदी जी भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की 77 में, और इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद में जो ही मतलब है जो वो इलेक्शन करवाए तो इंदिरा गांधी हारी। तो इमरजेंसी लागू करके इसको मतलब आगे खिसकाना चाहते हैं। ये भयभीत है, ये एकदम इतने डरे हुए हैं इस संगठन से। तो ये अलूल जलूल काम करके और अपनी जो भी उनका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि जैसे तैसे करके ये अपने पास में सत्ता है, इसमें जो कुछ भी करना वो कर दें। 3 तरह के कानून इन्होंने पास किए, तीनों कानून हमारे मूल निवासियों के बरखिलाफ है, हमारे मूल निवासियों के विरुद्ध में है। तो इस तरह से ये मतलब विपक्ष के अगेंस्ट में इन्होंने ये मतलब जो ये सर्वसम्मति से कह लीजिए। वर्तमान में आप EVM को लेकर के, मतलब आपका जो भारत मुक्ति मोर्चा है और वामन मेश्राम साहब जो है EVM को लेकर के काफी आंदोलन करते हैं, काफी एग्रेसिव रहते हैं। तो अभी उनकी आगे की रणनीति क्या होगी चुनाव को लेकर के या फिर चुनाव आयोग को लेकर के? EVM के बरखिलाफ में 2024 में जैसे वामन मेश्राम जी कह रहे हैं कि 31 तारीख जो 31 जनवरी है, इसका मतलब चुनाव आयोग का हम घेराव करेंगे। और वामसेप के जितने ऑफशूट संगठन है, 85-90 संगठन, वो समस्त दिल्ली के, जैसा कि रात को मीटिंग में सर ने बोला है कि दिल्ली के आसपास मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में उनको इकट्ठा करना है, फिर 200 किलोमीटर लेना है, 300 किलोमीटर के एरिया से सभी इकट्ठा करके एक बार हम चेतावनी देंगे। हम समस्त जो मूल निवासी है, जो वामसेप से जुड़े हुए टोटल जो कैंडिडेट हैं, वो समस्त संविधान को मानने वाले हैं। तो संविधान के दायरे में
रहते हुए हम विरोध कर रहे हैं। तो 31 तारीख का हमारा मतलब धरना प्रदर्शन है, चुनाव आयोग का घेराव है। ये ब्राह्मणी व्यवस्था की सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि इन्होंने जो बामसेप जो कहती है वो करती है। तो वामन मेश्राम जी ने कहा है कि हम सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से ईवीएम जो वर्तमान समय की मनुवादी ये मनुस्मृति है, तो इसको हटाने के लिए हम इस तरह से करेंगे। तो आने वाले 2024 के इलेक्शनों में अगर ये ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो हम बामसेप के कार्यकर्ता, हम हमारे ऑफशूट संगठनों के टोटल जो मूल निवासी जो हैं, ये मूल निवासी इस ईवीएम को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, ये वामन मेश्राम जी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मैं कहूँ तब, यानी कि ये जो 2000 के चुनाव है, ये इनका समझौता कांग्रेस का हो रखा है। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने बनाई सरकार ईवीएम की गड़बड़ से, और जो ही समझौता हुआ उसके तहत उन्होंने 2014 और 19 में इन्होंने सरकार बना दी। दो बार की बारी। अभी क्या लगता है कि वर्तमान में अभी जैसे पॉलिटिकल मुद्दों को हम देखते हैं, इंडिया गठबंधन इस देश में बना हुआ है, तो आपको लगता है कि इंडिया की जीत हो सकती है या फिर इंडिया सरकार बना सकता है? इंडिया गठबंधन और ये मतलब बीजेपी सेम स्थिति में है। वो ये तहे दिल से ये नहीं चाहते हैं कि ईवीएम हटे। जब तहे दिल से कोई आदमी नहीं चाहता है, ये स्थिति और परिस्थिति बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल किसी भी तरह से वो जीतना चाहते नहीं, जीतेंगे नहीं। क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ करके और मतलब जीतना है तो ईवीएम से किसी को भी जिता सकते हैं ये। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकदम ढकोसला मात्र है। अगर ये सच्चे दिल से ये चाहते हैं तो ये घोषणा क्यों नहीं करते हैं? प्रस्ताव इन्होंने पास किया तो ये घोषणा करे कि ईवीएम नहीं हटती है तो हम बैलेट पेपर के अलावा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के आप कैंडिडेट खड़ा कर दो और जीत जाओ और अपनी सरकार चलाओ, तो ये कह सकते हैं ये। तो तमाम मुद्दे इस देश में है और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुए बिना इस देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के नाम पर डराया जा रहा है। और उसके बाद में आज इस देश की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं धर्म केंद्रित हो चुकी है। तो अगर इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ कि वर्तमान में सभी धर्मों को लेकर के जोड़ने का काम जो है वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो भाईचारा कमेटी लेकर आप चल रहे हैं या फिर तमाम तरीके के लोगों का संगठन आप एक बनाकर चल रहे हैं, तो ये क्या हिंदुओं की जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो धर्म की जो पॉलिटिक्स है, उसको कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त पहुँचा सकता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं तकलीफ में पहुँचा सकता है? क्या कहेंगे? ये जो इनकी जो नीति है ब्राह्मणवादी व्यवस्था की, ये जो हिंदू और मुस्लिम करके जो बांट करके मतलब इस तरह से बांट करके इलेक्शन हर बार ये जीते, जितने भी जो इलेक्शन थे और इलेक्शन जीते हुए इलेक्शन नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम से जो करके ये जो पोलराइजेशन करके और ये जीत रहे हैं। तो इनको ये पक्का मालूम है कि जिस तरह से एक मक्खी होती है ना, गुड़ के ऊपर बैठती है, तो वो गुड़ अगर थोड़ा गीला होता है तो गुड़ से चिपक गया और वो मतलब जो उसकी धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस भारत की जो मूल्यवासी पब्लिक है, हम जो मूल्यवासी लोग हैं, 85% लोग जो हैं, उन्होंने धर्म के नाम पे हमारे को मतलब है जो इस तरह से लपेटे में ले लिया है, उस लपेटे से बाहर निकालने का काम जो कर रहे हैं वामन मेश्राम जी जो कर रहे हैं, हमारे को अब इस समय मूल निवासी लोग जागृत हो चुके हैं। किसी भी सूरत में हम न दंगा फसाद करेंगे, न कुछ भी नहीं करेंगे। सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी मतलब करना है वो मानते हुए 2024 के इलेक्शन ये टर्निंग पॉइंट है। 2024 के इलेक्शन अगर ईवीएम से पहले 99.9% नहीं होगा, और अगर होता है तो इसके बाद में भारत के अंदर इलेक्शन भी नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। तो ये देश के अंदर बिल्कुल एकदम आंदोलन होगा, और आंदोलन होने की पोजीशन में ये हम संगठन अब टर्निंग पॉइंट पे हम मान लिए बामसेप का जो 40वां अधिवेशन है, ये टर्निंग पॉइंट पे है। किनारा नदी का किनारा होता है ना, नदी के किनारे पे व्यक्ति खड़ा होता है और आगे नदी बह रही है, आगे ब्राह्मणी व्यवस्था की नदी बह रही है, उस नदी को ध्वस्त करेंगे हम और उसको मतलब जो रोकेंगे, किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं देंगे। ये हमारा उद्देश्य है, न कि और कोई दूसरा। हम धर्मवाद ये धार्मिक चीज़ों को छोड़ दें। हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, मैं ये कहता हूँ दावे के साथ में, कोई हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूँ करके और ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम फ्रॉड है, बिल्कुल लोगों को ब्रगलाइन की बात है। ये चीज़ें अब भारत का पूरी पब्लिक है वो जान चुकी है। हम 24 घंटे यही काम करते हैं। 50,000 से ज़्यादा डेलीगेट यहाँ आए हुए हैं, ये पूरे भारत के अंदर बस यही काम कर रहे हैं रात और दिन। हम हमारे साथ में और भी साथी है, बात करेंगे इनसे। आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे ये लोग क्या करना चाहते हैं, और वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सभी दलों को लेकर के साथ में चल रहा है, क्या वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जैसे इंडिया गठबंधन छोटे मोटे पार्टी को सबको ले रहा है, तो क्या भारत मुक्ति मोर्चा भी उसमें शामिल हो सकता है? तो जानेंगे। भाई साहब, क्या बताना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के?
2024 के चुनाव के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन जो है तो ये पार्टी तो सब पार्टी लेवल के लोग हैं बहुत सारे पीछे, लेकिन इनके पीछे बैकग्राउंड जो चलने वाला है जैसा कि हम जो है जैसा जातिवाद के हिसाब से जैसा कि ये समझ में आता हमको, जैसा कि आरएसएस जो है तो जैसा कि ये भाजपा के साथ में जो आरएसएस वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें जो है तो इनके बहुत सारे संगठन बने वाले हैं। तो ये संगठन बने हुए है रहने से जो है तो ये लोग जो है तो एक तो यूएम का संगठन और इनका संगठन, तो ये संगठन की वजह से जो है जैसा कि इनको अलग अलग होने से प्रभाव पड़ सकता है इनके ऊपर। लेकिन ये जो है जब तक कि हम एक साथ में पार्टी लेवल का ना रखते हुए जैसा 2024 का जो चुनाव है, तो ये चुनाव जो है तो 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं तो ये आवाम ने जो है तो जैसा कि ये पार्टी लेवल के हिसाब के लोग एक साथ में होकर जो है तो इनका मुकाबला करना चाहिए। जैसा पिछली राजनीति के आंकड़ों का अगर हम मुआयना करें तो कांग्रेस के साथ में मुस्लिम समाज हर वक्त खड़ा रहा है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं बेस वोट जो है मुस्लिम समुदाय है, दलित समुदाय है और तमाम लोग हैं। लेकिन वर्तमान में अभी जो इंडिया गठबंधन को जो जैसा वो काम कर रहे हैं, तो क्या वर्तमान में कांग्रेस के साथ में मुस्लिम समुदाय जा सकता है, क्या कहेंगे? जाने को तो नहीं होना, जैसा जाना इसलिए नहीं चाहिए कि जो कांग्रेस है तो भाजपा है और भाजपा है तो कांग्रेस है। मतलब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक माँ है दो बेटे हैं, समझ लेना बस ऐसा ही। तो मुस्लिम समुदाय खासकर जो अभी जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं उनके साथ में जो जुड़ेगा या जितने भी लोग हैं जो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस है उनके साथ में जा सकता है, ऐसा हो सकता ना। जैसा मौका सनासी वक्त सनासी देकर जो है तो इस काम को अंजाम दे सकते जैसा। हाँ, देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में है, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को उनका जो रिप्रेजेंट है, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रतिनिधित्व, वो सही तौर पर नहीं मिल पाया है अभी तक के। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ख़राब इस देश में नज़र आ रही है, क्योंकि खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करना, उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करना और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं इस देश में होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ में ना कोई पार्टी बोल पाती है ना उसका नेता बोल पाता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पार्टी इसलिए नहीं बोलती कि जैसा पार्टी के जो कराने जा रहे हैं ये, जैसा कि हिंदू मुसलमान अगर होगा तो वो चुनाव के अंदर जैसे चुन कराएंगे ये लोग, इसलिए उनको वो एजेंडा जो है तो जैसा करना ज़रूरी है उनके लिए। और जब तक ये एजेंडा चलते रहेगा तो वो चुन के आते रहेंगे लोग जैसा। तो इसके लिए जैसा कि ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ मैं, जैसा कि हम लोग जब तक के ये यूएम का जो मुद्दा जो चल रहा है देश भर में, तो जब तक के यूएम जो है तो जैसा कि हटता नहीं, जब तक बैलेट पेपर से जो चुनाव नहीं होते, जब तक के जो है तो जैसा कि ये ऐसा होते रहेगा जैसा। और भी साथी है, क्या बताना चाहेंगे सर कि ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से भाई साहब ने बात की है कि ईवीएम जब तक के है तब तक इस देश में डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र की जो नींव है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही, क्या बताना चाहेंगे? ये ईवीएम मशीन से हो रहा है, इसीलिए आने वाले ये 2024 में ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, वोटिंग करने के लिए बैलेट पेपर चाहिए, ये मेरा कहना है। बैलेट पेपर की आपकी मांग है। अगर बैलेट पेपर सरकार नहीं लाती है और सरकार को नहीं करना है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए और पूरा ईवीएम से ही वो कराना चाहे, तो इसके ऊपर बामसेफ की या फिर भारत मुक्ति मोर्चा की और आपके संगठन की क्या इसके ऊपर आगे भूमिका होगी, इसका क्या रिएक्शन होगा? अभी हमारा आंदोलन 31 जनवरी को है, ये निवडणूक आयोग है, ये मंडल, इसके ऊपर घेराव है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में हाँ। और ये बार-बार चल रहा है। मतलब जब तक कि सियासत अगर ईवीएम के मुद्दे को समझेगी नहीं या फिर भी बैलेट पेपर को लाएगी नहीं, तब तक कि आप ये आंदोलन चालू रहेगा। आप देख सकते हैं कि ईवीएम को लेकर के काफ़ी जन आक्रोश जनता में दिख रहा है। खास करके यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की है तो उनसे यह चीज़ें समझ में आई कि ये तमाम लोग ईवीएम के ही मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं और ईवीएम जब तक के सरकार पीछे नहीं लेगी और जब तक ये बैलेट पेपर की मांग नहीं करेगी तब तक के ये लोग संघर्ष करेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? श्रीपद मौर्य नाम है। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं थोड़ी बात चर्चा आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है सियासत को लेकर के?
उत्तर प्रदेश में माहौल क्या, उत्तर प्रदेश से यहाँ बहुत सारे डेलीगेट आए हैं आपके नागपुर की इस धरती पे, दीक्षा भूमि पे, और परिवर्तन चाहता है हर कोई व्यक्ति। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ईवीएम वाला वही मामला ये बदलने नहीं दे रहा है। जब तक हम लोग इसको नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जैसा हालात है इससे भी बदतर आने वाला समय होगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? वो उनका एक काम कोई अच्छा बनवा बता दीजिए जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। वो तो जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलवा कर लोगों को न्याय दिलवा रहे हैं। अरे सब गरीब कमजोर जो है दबे कुचले लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। हाँ, और जो है जो ठीक ठाक का जो बेचारे सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, मतलब एक पक्ष लिया जा रहा है, एक जातिवादी पक्ष लिया जा रहा है उनकी तरफ से। हाँ, जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हीं के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। बाकी और जो अपर क्लास के लोग हैं उनके यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। अच्छा। सब केवल नाटक है, उनका दिखावा है। हाँ, तो और यही काम थाने में भी हो रहा है, यही काम जो है कमिश्नरी में हो रहा है, यही काम सब कुछ हो रहा है। मतलब एक जातिवादी मानसिकता को लेके पूरा योगी सरकार का जो इस समय ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यही हाल है। तो शासन प्रशासन को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार, हमने बताया आपको, पूरी तरह जातिवादी सरकार है वो। मतलब सरकार को कोई चिंता ही नहीं है लोगों की। किसी भी तरह कोई चिंता नहीं है। तो वर्तमान में अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश से है और आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल बन रहा है? आने वाले इलेक्शन को लेके हम लोग सब लोग जो है ईवीएम को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ। यहाँ से जो आदेश होगा, ईवीएम तोड़ने का आदेश होगा तो ईवीएम भी तोड़ा जाएगा। ईवीएम को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश होगा। जो भी करने का आदेश होगा हम लोग संगठन की तरफ से लड़ेंगे, जो भी आदेश होगा संगठन का। उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती की सरकार रही चुकी थी। हाँ, रही है। तो कैसा था उनका शासनकाल? उनका शासनकाल, जो इनका शासनकाल है, इनके शासनकाल से उनका शासनकाल बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं और अभी लोकसभा के चुनाव को भी देखते हैं तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं जीरो पर आकर के खड़ी हो चुकी है। क्या कारण हो सकता है? ये उनके पार्टी के लीडरशिप की कमी है। अच्छा जी, लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है। जी, लीडरशिप की कमी की वजह से ये सारा ड्रामा उत्तर प्रदेश में। तो क्या बहन जी अभी अच्छे काम नहीं कर पा रही है? मतलब वो चुन के नहीं आ रही है या फिर वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है? बहन जी अब जो है, जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का काम था, उन्होंने अपने अच्छे नेताओं को सबको बाहर कर दिया। अच्छा। जो माननीय कांसीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू लोगों को लाए थे, हाँ। हर कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने लीडरशिप सौंपी थी। अच्छा जी, वहाँ और सारे लोग जो है लीडरशिप में बहुत अच्छी भागीदारी दे भी रहे थे, ठीक है। लेकिन उसको बहन जी ने जैसे ही उनके हाथ में वो क्या कहते हैं कि वो मतलब उस पर बैठी गद्दी पे, वो उन्होंने सारी लीडरशिप को अपने हाथ में लेके और जो और भी कम्युनिटी के लोग थे उनको मतलब सबको धीरे धीरे पार्टी से निकालना शुरू कर दिया। अब चाहे वो किसी का दबाव हो उनके ऊपर, ठीक है। हाँ, और उनके यहाँ तो मानते हैं मायावती के ऊपर किसी का दबाव हो सकता है? दबाव बिल्कुल होगा, क्योंकि अवैध तरीके से इतनी संपत्ति जमा कर रखी है। हाँ, अवैध तरीके से जो संपत्ति उन्होंने दबा रखी है, ठीक है, इसी वजह से उनके ऊपर दबाव है और इसी वजह से वो ग्राउंड पर काम नहीं कर रही है। कभी वो कर ही नहीं पाएंगी, अब वो कर ही नहीं पाएंगी, कर ही नहीं सकती। तो पिछले समय में उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जा सकते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब उनका ट्वीट बार बार ऐसे आता जाता रहता है, कभी आएंगी कभी जाएंगी, कभी आएंगी कभी जाएंगी। अभी जब चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने तक उनका फैसला क्या होगा। भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश में कितनी ताकत से लड़ेगी? क्या 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 कहेंगे इसके ऊपर? भारत मुक्ति मोर्चा के लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ताकत से लड़ेंगे। अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी और RSS को हराने का काम करेंगे। और जो है ये भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ही कर सकते हैं, वामसेप के लोग ही कर सकते हैं। बाकी और पूरे देश में कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन ही नहीं है OBC SC ST माइनॉरिटी का जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का सामना कर पाए। लेकिन पिछले चुनाव के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं वोट परसेंट जो है ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं मिला कि जिसके वजह से हम ये उसका आकलन कर सके कि ये आने वाले समय में सरकार के बिल्कुल विपक्ष में होगी या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इसको जगह मिलेगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा है, भारत मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। ये पूरे राष्ट्रव्यापी नहीं, लेकिन चुनाव तो पार्टी के नाम से, संगठन के नाम से ही जीता जाता है, लड़ा जाता है, जीता जाता लड़ा जाता है। वो पार्टी की विचारधारा के लोग अभी उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन जो संगठन का असली रूपरेखा है वो संगठन को
समाज के लोगों को ऑर्गेनाइज करके रोड पे उतारने का काम है, मतलब आंदोलन करने का काम है भारत मुक्ति मोर्चा का। ऐसा अभी हम लोग कर रहे हैं। 2030 तक जो मिश्राम साहब ने सपना देखा है कि हम लोग पूरा भारत बंद करने में सफल होंगे, जो हमारे हक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग जो है जब रोड पे उतरेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पूरे भारत की सारी सड़कों को हम लोग बंद करेंगे, ठीक है, उस पैमाने पे बंद करेंगे कि कम से कम 1 से 2 दिन 3 दिन पूरा भारत एकदम जाम हो जाए। जैसे कोविड टाइम पे कोई रोड पे दिख नहीं रहा था, वही वाला हाल हम लोग पूरे भारत में 2030 तक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से जो मनुवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, इनको जो है कमज़ोर करने का काम करेंगे और अपने लोगों को राज सत्ता पे पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे साथ में क्या नाम है साहब, भाई साहब आपका? हमारा नाम रामकेश यादव है। हाँ जी, कहाँ से है आप? हम जनपद जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से है। अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, तो ओबीसी संगठन से है। जी जी जी, हाँ। तो वर्तमान में जो जैसे स्थिति को देख रहे हैं कि 140 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया संसद से, उसके बाद में 3 काले कानून लाए गए जो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के वो बिलोंग करते हैं, और उसके बाद में इस देश में तमाम तरीके की जो घटना है वो हो रही है। इसके बीच में आपका जो संगठन है ये कौन सा स्टैंड लेगा, कैसा स्टैंड लेगा, क्या बताना चाहेंगे? साथियों, वर्तमान परिवेश में देश में जो डबल इंजन की सरकार है, वो संविधान लोकतंत्र को नहीं मानने को तैयार है। उसके विपरीत वो स्वयं काम कर रही है। पूरे देश में कहा जाए तो पूरे विश्व में इन्होंने एक इतिहास कायम किया। विपक्ष के 1 साल 140 सांसदों को निकालकर इन्होंने संसद का अपमान नहीं, संविधान का अपमान किया, देश का अपमान किया। देश के जो है करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, संसद में बैठते हैं, जिनको संविधान से बोलने का अधिकार मिला हुआ है, यदि उन्होंने अपने अधिकार में बोलने की बात कही, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संसद में बोलने की बात उन्होंने कही, तो उनको आकर बयान देना चाहिए था। लेकिन इस बयान से बचने के लिए उन लोगों ने इन लोगों को बाहर किया, संसद से निष्कासित किया, और निष्कासन का मकसद भी उसके पीछे था। इनको 3 कानून भी पास करना था। वो चाहते थे ये कानून हम विपक्ष विहीन स्थिति पैदा करके जो है पास कर लें। साथियों, ऐसा करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण रहा है, और देश के साथ जो है, इतने बड़े देश के जनता के साथ भी ये विश्वासघात हुआ है। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में आज जो स्थिति पैदा हुई है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या, सारी चीजें जो है कानून के विपरीत की जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार जो है मनमाना हो गई है। इसे राष्ट्रहित, देश हित नहीं दिखाई दे रहा है, इसके विपरीत चल रही है। अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन और एनडीए मतलब भाजपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के माध्यम से पूरे विपक्षी दलों को साथ में लेकर के चलने का काम कर रही है। ओबीसी समुदाय इस देश में जो कि 52% फीसदी इस देश में है, उसके ऊपर है वो लगभग, लेकिन 1932 के आंकड़ों को अगर हम आंकते हैं तो वो 52% इस देश में है। आने वाले समय में ओबीसी समुदाय किसके पक्ष में रहेगा, या फिर वो इंडिया के साथ में होगा, या फिर बीजेपी के साथ में होगा, या फिर वो तीसरा मोर्चा जैसा आप वामन मेश्राम साहब के माध्यम से खड़ा होगा उसके साथ में होगा, क्या कहेंगे? साथियों, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जात आधारित गिनती इस देश में जो स्वतंत्रता के पहले जो है 1931 में की गई, इस देश में जो है पशु पक्षियों की गिनती हुई, जानवरों की गिनती हुई, पेड़ पौधों की गिनती हुई, सभी प्रकार की चीज़ों की गिनती तो कराई गई। यहाँ तक कि इस देश में सबसे कम संख्या वाले जो हिजड़े रहे, उन्होंने भी अपनी संख्या के माने अपना गिनती कराई, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो पाई थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब इस कारवां को लेकर बहुत पहले से चल रहे हैं। जात आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर, जात आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर चलने के कारण ही बिहार में इस जात आधारित मुद्दा जो है नीतीश कुमार यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया, और उठाने के बाद जो है वहाँ आरक्षण को जो है पिछड़ी गिनती का सर्वे कराया गया, और गिनती के आधार पर, जात आधारित गिनती के आधार पर बिहार में आरक्षण भी लागू किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओबीसी समुदाय किसके साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ में जाएगा, भाजपा के साथ में जाएगा, या तीसरे मोर्चे के साथ में जाएगा? साथियों, ये बताना उचित होगा कि हमारा जो है न तो कांग्रेस से कोई समझौता है, न भाजपा से कोई समझौता है। हमारा स्वयं का अपना एक जो है एक
विचार है, विचारधारा है और संगठन है। और हमारे यहाँ खुद भी पार्टी का जो है कार्यक्रम चल रहा है। ये तीसरा उभर कर आएगा जो है, जिस तरीके से मानवर कांसी राम ने अपने प्रोग्राम को चलाकर इस दुनिया में इस ताकत को दिखाकर कई प्रदेशों में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। तो आने वाले दिनों में ऐसा संभव है कि दोनों मोर्चे से अलग हटकर जो है तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी इस देश में। उसी के लिए आज जो है कार्यक्रम जो है पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। 31 राज्यों के 567 जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम आज आरएसएस और बीजेपी के पास भी नहीं रह गया है। और वो जहां कार्यक्रम करते हैं उनको आदमी नहीं मिलते तो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके अधिकारियों कर्मचारियों और पुलिसों को बैठाकर कुर्सी पर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का इस देश की जनता का अपमान करते हैं। क्योंकि जनता जो है जान गई है, ये झूठा वादा करते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं और वादा खिलाफी काम करते हैं। देश में इनके जो है जब इनके साथ ये देश के साथ देश की जनता के साथ आज वर्तमान में जो करते चले जा रहे हैं जनता को सब मालूम है। लेकिन ईवीएम की बेईमानी से आज कहा जाए तो ईवीएम मनुस्मृति है जिसके बल पर जो है सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी सत्ता इनसे बहुत दूर दिखाई देगी। यह मेरा जो है आकलन है। और मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आने का आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी को वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने जो अभी सवाल पूछा उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आपने कर दिया। धर्मगुरु ये जो टचरू मचरू होते हैं ना, टचरू मचरू जो अपने आप को ज्यादा धर्मगुरु मानते तो इनको बोलो। हम गुरु के सिख हैं, गुरु के बंदे हैं, गुरु के बच्चे हैं। आपने अगर कभी भी सवाल करो तो आप ये बोलना कि निहंग सिख जो आए हैं, हमारा बना जो है निहंगों का है, हम गुरु की लाडली फौज है। तो सबसे पहले हम जो वामसेप का ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 40वां और भारत मुक्ति मोर्चा का है 13वां राज्य अधिवेशन। तो इसमें हमने जो देखा है वो मेरे हिसाब से जो हमारे महापुरुषों ने हमारे गुरुओं ने जो देखा था, समानता और न्याय वाला जो हमारा कारवा था वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। समानता का मतलब है हमारा यहाँ पे कोई भी एक बिरादरी नहीं है, ना ही कोई जात पूछता। क्योंकि यहाँ पे वामसेप का जो कारवा चल रहा है, जो सोच चल रही है, साहब काशीराम जी की जो सोच है उस पर काम कर रहा है वामसेप। राष्ट्रीय सिख मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा से, अंकुर सिंह मेरा नाम है। और रही बात जो वामसेप का आज कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे SC ST OBC की बजाय उसके बाद में जो आता है राष्ट्रीय सिख मोर्चा भी है, बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम मोर्चा भी है, लिंगित भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और भी जो भी है लोग जो भी अपने आप को शुद्ध मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, दबा कुचला मानते हैं, तो वो लोग सब के सब यहाँ पे आए हैं। क्योंकि ये वामसेप का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत जल्दी इस देश के अंदर ऐसी क्रांति लेके आएगा कि जहाँ पे किसी की पूछताछ नहीं होती थी, हक अधिकार के लिए बोलने पे मारा जाता था, आज उनमें जो एक उत्साह है और एक जो बात देखी गई है वामसेप ने वो कर दिखाया है। जी मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हर उत्सव में मोदी जी जाते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, तो जैसे अभी मान के चलिए कि सिख धर्म के समुदाय में वो चले गए तो वहाँ पर वो पगड़ी पहन के दिखावा करेंगे, कहीं मुस्लिम समुदाय के इसमें चले जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, मतलब जितना भी दिखावा है ये वो करते हैं। तो क्या इससे देश की जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं उनके पाले में आ जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं मान सकते। क्योंकि आपने एक सॉन्ग सुना होगा, मैं छोटा था तब मैंने सुना था, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मैया जी को पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे क्या नहीं। 15-15 लाख के सूट पहनते हैं, लोगों को बहलाया फुसलाया कि 15-15 लाख आएंगे। अन्ना हजारे ने जो केस किया था वो भी इन्हीं का सिस्टम था, इन्हीं लोगों ने देश को भुगलाया था। दूसरा, अब आप देखिए भाई और बहनों, मैं OBC समाज से हूँ, मैं OBC समाज का बेटा हूँ, ये बोल बोल के OBC समाज को लॉलीपॉप दिया। उस लॉलीपॉप का आज लोगों ने देख लिया कि ना ये OBC समाज से नहीं, ये बनिया है गुजरात का। दूसरी बात आप सुनिए, OBC समाज का अगर होता तो OBC समाज के हक में बोलता। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लिख के देते कि हमें OBC समाज की जातीय जनगणना नहीं करवानी, क्योंकि RS BJP की जो सरकार है, जो मनुवाद की जो सरकार है, वो OBC समाज को दबा कुचला ही समझना चाहती है और उनके हक अधिकार जो हैं वो ब्राह्मणों को ही देना चाहती है। जी
तो मोदी जी के तो कई तर्क ऐसे आते हैं कि मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ, मैंने ओबीसी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इस देश में तमाम तरीके की जो योजना है वो मोदी सरकार ला रही है। मोदी की गारंटी, आपने अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, ऐसा उनका एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो फेमस हुआ है। 550 रुपए का सिलेंडर बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। जी जी वही। क्या इसका मतलब राजस्थान के अंदर ही जो सत्ता हासिल करनी थी उसी के लिए था? हाँ। क्या और कोई दूसरा नहीं है? आप कितने बहुजन जो लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, उनको 5 किलो का राशन लेने के लिए, पकाने के लिए 1100 प्लस का सिलेंडर भरवाना पड़ता है। ये कहाँ की न्याय है? अच्छा, कहाँ का अच्छाई है? कितने लोगों की गरीबी खत्म कर दी इस सरकार में आने 9 साल से। दिल्ली के अंदर G20 हुआ, गरीबों को नहीं हटा, गरीबी को हटा दिया, वहां पे बड़े बड़े पर्दे लगा दिए। ठीक है, अभी आप देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं इन 9 सालों के अंदर। किसी का कुछ नहीं है। पुलवामा हमला हुआ था, उसका आज तक कोई न्याय नहीं मिला। फिर उसके बाद में जो एक हमारी बहन थी, मुस्लिम समुदाय थे, उसका बेगम पता नहीं क्या, बिल्किस बानो, उसके साथ में बलात्कार करते हैं ब्राह्मण, और ये लोग निकलवाते हैं उसको बाहर जेल से, बोलते कि नहीं ये सभ्य थे, चरित्रहीन नहीं थे, इनका चरित्र अच्छा था। जिस लोगों ने बलात्कार ही कर दिया उनका चरित्र कैसे हो गया अच्छा? जी। तो इस देश में तमाम तरीके की चीजें हो रही है और इस देश में सियासी माहौल कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट करके ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है मुस्लिम से कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाए, उसका वाद विवाद हो जाए, और धार्मिक वातावरण बना के, मतलब पॉलिटिकल एंगल को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ये लोग एकत्रित करके जो पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्या वर्तमान में अभी स्थिति आ चुकी है कि लोग जागृत हो रहे हैं कि इसकी जो सरकार की जो मंशा है, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो अन्य इसको लेकर के हो, तो वो अभी मोदी जी के हिसाब से, वो उनके हिसाब से नहीं पड़ेगी? मतलब आप समझ रहे हैं कि धर्म के हिसाब से जो पॉलिटिक्स हो रही है। का जवाब देता हूँ, मुस्लिम समुदाय इतना समझदार हो गया कि ना वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाता, क्योंकि जिस हिसाब से ये उन लोगों की भावना को हाथ पहुंचाते हैं ना, पहले कर देते थे ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी RS का हाथ होता था सबसे ज्यादा। तो जी। अभी आपने देखा होगा NCCA NRC जो लेके आए थे, उसमें भी उन्होंने सही अच्छे से काम किया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है बामसेब की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, अभी ये जो सिविल कोड लेके आए थे, इसमें सबसे बड़ा टारगेट जो था वो मुस्लिम समुदाय था। मुस्लिम समुदाय ने एकता का प्रतीक दिया। कोई ऐसा एक भी ना तो कोई बाइट दी, ना कोई पोस्ट डाली जिससे कि माहौल बिगड़े। मुसलमानों को दुश्मन बताने वाले RS BJP के जो लोग हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए। इंडिया का जब गुलाम था अंग्रेजों से, तब 92,000 प्लस लोगों ने शहादत दी थी इंडिया गेट पे। आप जाके देखिए, उनमें से 47,000 प्लस मुसलमानों के नाम है देश को आजाद करवाने में। जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, तो कहाँ से गया वो? भारत से गया। भारत से गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला है इंडिया ऑफ द भारत, इंडिया ऑफ द हिंदुस्तान नहीं बोला ना, इंडिया ऑफ द हिंदुत्व बोला। ये RS BJP की जो सरकार है, इन्होंने बगला और पूछला रखा है। अभी आप एक बात देखिए, इन लोगों के बाइट आती हैं जो BJP के नेता होते हैं, इंडिया के अंदर 40 प्लस ऐसे बुजड़ खाने हैं जिनमें गाय कटती है और ये लोग खाते हैं। विधायक ने भी माना, MLA ने भी माना कि हम लोग गौ का मांस खाते हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का बंदा अगर ये बोल देता तो उसके ऊपर 2 मिनट में कार्रवाई कर देते। सिख समाज का अगर कोई भी बंदा बोल देता तो उस पर 2 मिनट में कार्रवाई हो जाती। ठीक है, फिर आप ये देखिए, मनुस्मृति दहन था कल 25 तारीख को। सबको मनुस्मृति दहन याद नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि उसके अंदर हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं उनके प्रति इतनी घृणा, जिसने मनुष्य राजा था उसने इतनी गंदी गंदी सोच बातें लिख रखी है, अगर पूरा परिवार बैठ जाए तो उसको बोल नहीं सकता। ठीक है, ये लोग उस मनुस्मृति वाला कार्यक्रम ला के आना चाहते हैं। 2014 में BJP की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी भाई का और RS के जो बाप हैं मोहन भागवत, उनका एक मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग। उसमें वो लोग बोलते हैं कि ना हम 2000 साल पहले वाला भारत लेके आएंगे। इसका मतलब क्या? दलितों के गले में हांडी, पिछवाड़े पे झाड़ू। ये जब तक सिख लोग रहेंगे तब तक ऐसा देश नहीं आने देंगे। जी।
एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी वर्तमान में 141 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया, बाहर बिठा दिया गया, और जो जिन लोगों ने वहां पर संसद में हमला किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सांसद है बीजेपी का है ना, प्रताप सिम्हा नाम है उसका, उस सांसद के माध्यम से उसने पास मुहैया कराई, उसके बाद में वो संसद में घुसे। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होती है कि दो व्यक्ति संसद में घुसते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को संसद से बाहर किया जाता है और जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वह व्यक्ति बीजेपी का सांसद निकलता है। तो अगर इस बीजेपी के सांसद की जगह कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रहता, कोई सिख समुदाय का व्यक्ति रहता या अन्य किसी धर्म का व्यक्ति रहता, तो माहौल क्या होता है इस देश का? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो संसद के ऊपर, संसद के अंदर जो हमला ही लगा लो एक किस्म का, करवाने वाली भी यही बीजेपी का सांसद निकला, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। उसको बहलाने के लिए नरेंद्र मोदी भाई की बोल रहे कि मिमिक्री करी। आप कोई भी वीडियो ये दिखाओ कि मोदी भाई की, नरेंद्र मोदी भाई की मिमिक्री करने वाला कौन था? क्या संसद में हुई, किसी के ऑफिस में हुई, कहाँ पे किया? बाहर। क्यों देश को फैला रहे हो? अभी इतने सांसदों को रिलीज करना कहाँ का न्याय है? अगर आपने रिलीज ही करना तो अपने उस बंदे को करो ना जिसने उनको पास दिए। जो लड़की है हिसार की, उसका घर बार एक बार देखना आप जाके, वो SC OBC में से है, ठीक है ना, दलित से है। उन बच्चों को माइंड ब्रोस इतना कर दिया, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आपने? अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का अगर एक लड़का भी होता तो पता नहीं आदम खां, फलाना खान, फलाना ये, उसका ये हो गया, मुस्लिमों ने हमारे देश में ऐसी कार्रवाई कर दी, तो ऐसी बातें बना के वो करते। मीडिया जो है ये बिकाऊ मीडिया, इसको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बिक के ये उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और साहब काशीराम जी ने भी एक बात बोली थी, सत्ता में जो बैठा है वो अगर बलवान है तो विपक्ष भी बलवान होना चाहिए, तभी जाके कुछ होएगा। अब विपक्ष जो है वो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहा। ईवीएम के खिलाफ 3-4 दिन पहले इंडिया गठबंधन जो हुआ है उन्होंने एक साइन किया, उसके अगले ही उसी दिन, उससे अगले ही दिन 800 ईवीएम जलकर राख। जिस रूम में वो ईवीएम रखी थी वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई मतलब ही नहीं, तो कैसे आग लगी? तो ये बातें सब लोगों को देखनी चाहिए कि आपका जो वोट बैंक है वो आपका वोट बैंक अगर आप समझदारी से नहीं करोगे, जब तक ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो आने वाली जो आपकी नस्लें हैं वो नपुंसक पैदा होगी और ना मर्द की तरह ही उन्हें जीवना पड़ेगा। जी सर देखिए, वर्तमान में जो जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसको अभी तक ये आतंकवादी घोषित कर दिए देते और उसको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे डालते, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति जो है कुछ अलग है। आज सरकारें भी उनकी है, सारी संस्थाएं उनकी है, मीडिया उनका है, सब कुछ उनका है। तो ऐसे माहौल में देश में बचे कुचे लोकतंत्र में जो लोग जी रहे हैं, क्या आने वाले 2024 के समय में क्या लोकतंत्र बचेगा या जिंदा रहेगा, या फिर इसके बाद में कोई इलेक्शन नहीं होने वाले? अगर 2024 में जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जो चला रहा है अपना, वो ईवीएम के विरोध लड़ाई लड़ रहा है, इसके अलावा कोई तो लड़ नहीं रहा है। उसके कहने अनुसार अगर वोटर काम करेगा तो अपने आप बीजेपी हट जाएगी। अगर ये नहीं हटा रहे हैं तो हम लोगों को ईवीएम तोड़ना भी पड़ेगा। पोलिंगों पर जाके हमें ईवीएम तोड़ना पड़ेगा, पटकना पड़ेगा, टूट जाएगी, उसके बाद चुनाव रद्द हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह वो बनता है तो इसके बाद चुनाव नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसका चलेगा। उसने नया संविधान बना लिया है, ठीक है ना, तो वो अपना रखेगा। नहीं तो सवाल ये है कि आने वाले समय में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो आप आंदोलन करेंगे, ठीक है, लेकिन मान के चले कि बीजेपी आ गई तो देश का क्या माहौल हो सकता है? बीजेपी आएगी वो तो जैसा अभी कर रही है वैसा करेगी, मतलब देश को गुलाम बनाएगी। देश को गुलाम बनाएगी, अपना संविधान मनुस्मृति रखेगी, उसमें वही लिखा होगा कि अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाम पंच पनाम, ठीक है ना। अहिर गड़रिया लोधी काची जो भी मिल जाएंगे, इनको 5 जूते बिना उदम करें सुबह मारो। अच्छा, ये दिया जाएगा संविधान में। अभी संविधान मतलब सम्माने बराबर है, ठीक है ना, सम्माने बराबर, फिर होगा विधान मनुस्मृति वाला। ये भारतीय संविधान BR अम्बेडकर साहब वाला नहीं होगा।
तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर इस मतलब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है? क्या वो वहाँ पर लोग एक तरफा कहीं ना कहीं कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई एनडीए को सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई तीसरे मोर्चे को भी लेकर के बात कर रहा है? आखिरी तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ठीक है, उसकी भी बात हो रही है, उसकी भी बात हो रही है और उन दोनों की भी बात हो रही है जी। हाँ जी। मतलब अभी 2024 के चुनाव को लेकर के सभी लोग सजग है, जागरूक है, और आने वाले समय में वो नहीं चाहते कि बीजेपी सत्ता में आए। इस तरीके का जो माहौल है पूरे देश में बना हुआ है, और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो निकल के आ रही है कि भाई अभी बहुत हो गया। 2014 से लेकर के 19 तक के और 19 से लेकर के 23 तक के हमने अभी तक के लोगों को 2024 में बहुजनों की सरकार बनेगी। 31 जनवरी 2024 को जो ईवीएम का जो सरदार है चुनाव आयोग, उस पे बाम सेब के हर एक कार्यकर्ता नहीं, हर एक बहुजन लोग करीबन 5 से 10 लाख लोगों का जमावड़ा लेके चुनाव आयोग पे हम लोग पैराव डालेंगे जी। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम मशीन को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ईवीएम के वजह से अगर चुनाव होता है तो सत्ता चाहे कांग्रेस को मिले चाहे बीजेपी को मिले, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा यहाँ पे जो जितने भी लोग उपस्थित हैं इनका मानना है। और आने वाले समय में ईवीएम के मुद्दे को लेकर खासकर बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन ये लोग खड़ा करेंगे। चुनाव आयोग को ये लोग घेरने की बात कर रहे हैं, और तमाम जो है वामन मिश्राम सर के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों को एकत्रित करने का काम ये लोग करेंगे और चुनाव आयोग को घेरेंगे। साथ ही इस तमाम मुद्दे को और घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।